हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि गर्मियों की छुट्टियां जो आपने बिताई हैं वो बहुत अच्छी होंगी। आप पहाड़ों पे अपने परिवार के साथ घूमने गए होंगे, परिवार के साथ मुलाकात की होगी और वो सब कुछ जिसका आपको इंतजार रहा होगा गर्मियों की छुट्टी के लिए। मैंने भी किया। मैं भी अपने परिवार के साथ घूमने गई थी। लेकिन जो नेता नगरी वाले हैं उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में बड़ा काम किया है। काफी बिजी रहे हैं वो और वजह थी कि गर्मी की छुट्टी शुरू होने से पहले जो काम अधूरे रह गए उनको गर्मियों की छुट्टी के बाद पूरा करना। यानी कि पहले बजट सेशन के जो दूसरे हिस्से में जो लड़ाई अधूरी रह गई थी, अब छुट्टियों के बाद यानी मॉनसून सत्र में उस पर नई लड़ाई की अंगड़ाई शुरू हो चुकी है। सरकार तैयार है। जो बजट सत्र में नहीं हुआ वो अब मॉनसून सत्र में होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बजट सत्र में क्या नहीं हुआ, तो अब होने जा रहा है जो अधूरा रह गया है, यानी कि महिला आरक्षण बिल का संशोधन, जिसे 2/3 बहुमत से पास होना था पर नहीं हो पाया। लेकिन महिला आरक्षण संशोधन बिल के बैकडोर में एक और चर्चा थी। खासतौर पर विपक्ष ने उसे बड़ा मुद्दा बनाया और वो था परिसीमा, डिलिमिटेशन। तो सवाल ये कि क्या वो इस बार पूरा होकर रहेगा, जिसके लिए नेता नगरी गर्मियों की छुट्टी में व्यस्त रही। खबरें हमने लगातार दिखाई। तो लगता तो यही है जिस तरीके की तैयारी चल रही है। हम 2026 में हैं, आधा साल गुजर गया है। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव हैं और 2029 में देश के लोकसभा के चुनाव हैं। देखिए, मैंने कहा कि लगता तो यही है क्योंकि इस बार महिला आरक्षण बिल का संशोधन भी होगा और डीलिमिटेशन भी होके रहेगा, और वो भी डंके की चोट पर। और मैं ये इसलिए कह रही हूं कि इतनी तैयारियां हो रही हैं और आप प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं इतने पक्के तरीके से आपको ये बात क्यों कह रही हूं। सुनिए। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे अभी और मौके आएंगे। तो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो भैया, राजनीति में भी नियत बना ली तो कहते हैं रास्ता भी मिल जाता है। बजट सत्र में बिल 2/3 वोटों की दीवार से टकराया और गिर गया। करीब करीब 2 महीने के भीतर मोदी सरकार ने उन 2/3 बहुमत का जुगाड़ लगा लिया, या यूं कहे कि अपने आप ऐसा परिस्थितियां हुई कि 2/3 बहुमत पास आता नजर आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि आखिर सरकार को इतनी जल्दी क्यों है कि 2026 के जुलाई के मॉनसून सत्र में ही महिला आरक्षण बिल और डीलिमिटेशन कराया जाए। तो भैया, वो इसलिए क्योंकि महिला आरक्षण के साथ लोकसभा की सीटें बढ़ने का जो काम होगा, यानी डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया होगी, वो 2029 से पहले उसके लिए सही वक्त है। जब वो डीलिमिटेशन कमीशन बनता है तो लगभग 2 साल 2.5 साल का समय चाहिए होता है जब वो पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए ये सही समय है। अगर अभी पारित होगा तब जाके 2029 से पहले वो लागू हो पाएगा, क्योंकि परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के लिए जो आयोग बनेगा उसे अपना काम पूरा करने के लिए 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है। मतलब उम्मीद को अंजाम तक पहुंचाना है और परिसीमन के सपने को परवान चढ़ाना है, और वो भी 2029 से पहले। और 2029 से पहले ही क्यों?
मैं आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि परिसीमन है क्या और क्यों होता है, क्यों जरूरी है और इस पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल ये वही प्रक्रिया है जो जनसंख्या बढ़ने या घटने पर यह पक्का करता है कि सांसद या विधायक लगभग बराबर संख्या में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करें और साथ ही वन वोट वन वैल्यू के लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिए परिसीमन किया जाता है। एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या और क्षेत्रों को दोबारा तय करने के लिए यानी डीमार्केशन तय करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है और साथ ही ये पक्का करता है कि किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं में कोई हेरफेर ना हो। अब परिसीमन विधेयक 2026 के मुताबिक अगर डिलिमिटेशन होता है तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाए और उसमें 33% महिलाओं को रिजर्व कर दिया जाएगा, यानी महिलाओं के आरक्षित होंगी वो सीटें, जो कि जिसकी संख्या होगी या हिस्सेदारी होगी 273 सीट्स। जब 816 की पूरी लोकसभा हो जाएगी तो 273 सीट्स पर महिलाएं आपको नजर आएंगी। लेकिन इस गणित में कैच है, अभी साल चल रहा है 2026 का और परिसीमन में जो जनसंख्या और जनप्रतिनिधि का अनुपात होता है वो लिया जाना है जनगणना जो कि 2011 में हुई है, क्योंकि उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई या उसके कोई आंकड़े सामने नहीं आए। तो अब जब आपको इस मॉनसून सत्र में विपक्ष का शोर सुनाई देगा तो सिर्फ डिलिमिटेशन पर नहीं होगा, लेकिन विपक्ष कहेगा कि जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, यानी ताजा जनगणना की जाए, जैसे विपक्ष ने गर्मियों की छुट्टियों से पहले कहा था बजट सत्र में कि जनगणना 2026 में हो और अगर महिला आरक्षण करना है तो 543 सीट पे कर दिया जाए। तो ऐसी कई चर्चाएं हुई थी जो आपको अब फिर सुनाई देने वाली है। अब 2011 और 2026 के बीच आबादी का आंकड़ा बेशक बदला होगा, जनगणना भी चल रही है, लेकिन जिस रफ्तार से परिसीमन की रणनीति तैयार हो रही है, अब हिसाब से 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा है उसका ही इस्तेमाल किया जाना है, जो कि बिल में भी लिखा था कि लेटेस्ट जनगणना जो अब तक आई है उसके आधार पर किया जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2011 और 2027 का आंकड़ों के फेर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया एक बार फिर डीरेल हो जाएगी? तो जवाब है नहीं, ऐसा लगता नहीं है इस बार। और इस पेच में ही बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक छिपा है जो विपक्ष को बिखेर भी सकता है और बीजेपी के लिए लोकसभा में नए साथियों की सौगात भी दे सकता है। और वो क्या है तो वो समझते हैं। दरअसल देखिए, इसको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है कि दक्षिण के राज्यों का जो डर है वो क्या है, और उसी वजह से ये तमाम बातें आपको संसद में हंगामे के तौर पर सुनने को मिलती है। और वो ये कि दक्षिण के राज्यों का डर है कि अगर आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ तो उन राज्यों को नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में बर्थ कंट्रोल किया है और इसीलिए दक्षिण के राज्यों की सीटें लोकसभा में कम हो जाएंगी, यानी कि उनकी पावर लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। यानी साफ कि सरकार दक्षिण की पार्टियों को समझाएगी कि अगर आप ताजा जनगणना को आधार बनाएंगे तो परिसीमन के बाद नुकसान दक्षिण भारत का और दक्षिण भारत के राज्यों का होगा, क्योंकि सीटें घट जाएंगी। तो यहां पर बीजेपी डीएमके जैसे दलों को यह समझाकर अपने साथ ला सकती हैं कि जो फॉर्मूला आपको याद होगा, उनका फॉर्मूला कि सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ना इस बिल में कहा भी गया था और उसमें तमिलनाडु को भी फायदा है और तमाम जो दक्षिण के राज्य हैं उसको फायदा होगा। आबादी के अगर लेटेस्ट जनगणना के लिहाज से होगा तो नुकसान होगा और 50% अगर सभी राज्यों की बढ़ा दी जाए तो अनुपात सेम रहेगा जो पहले था, जबकि विपक्ष का जनगणना वाला गणित दक्षिण की ताकत को कम करेगा और इसका फायदा सरकार को मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल में इस पर चर्चा के दौरान ही
जब दक्षिण के राज्यों ने डर जताया कि सरकार 50% सीटें बढ़ाने की जो बात कर रही है उसका जिक्र बिल के अंदर मौजूद नहीं है, और तभी गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा था कि आप 2 घंटे का समय दीजिए। और मैं उस समय पार्लियामेंट में हाउस में मौजूद थी। अमित शाह ने कहा कि आप 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं तुरंत इस प्रस्ताव की कॉपी में जोड़कर लेकर आता हूं। यानी साफ है कि अगर दक्षिण की पार्टियों को जो डर है उसे दूर कर दिया जाए तो फिर बिल के रास्ते की दीवार भी गिर जाएगी और विपक्ष की अगुवाई कर रही कांग्रेस की मुहिम कमजोर पड़ जाएगी। और वो आंकड़े जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि कम पड़े थे पर मंसूबे नहीं कमजोर हुए, वो यहां पर पूरा होता नजर आ रहा है अगर डीएमके के 22 सांसद सपोर्ट कर दें। मतलब साफ है कि स्टैलिन की डीएमके जैसी पार्टियां जो पहले ही कांग्रेस के साथ दूर जाती दिख रही हैं चुनाव के बाद, अब मॉनसून सत्र में एनडीए का साथ निभा सकती है। और इस बार जब महिला आरक्षण से पहले परिसीमन के मुद्दे पर बीजेपी संसद में मॉनसून सत्र में प्रवेश करेगी तो हालात पहले से बहुत अलग होने वाले हैं। आंकड़ों के लिहाज से अप्रैल में जो वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे, इसके 2/3 के हिसाब से बिल को पास कराने के लिए 352 वोट होने चाहिए थे। जब वोटिंग हुई तो बिल के समर्थन में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े थे, याद होगा आपको। और इससे संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 54 वोट से गिर गया था। यानी महिला आरक्षण बिल जिसमें डिलिमिटेशन भी क्लॉज था वो पारित नहीं हो पाया था। 54 वोट कम पड़ गए थे। लेकिन अप्रैल से अब तक बहुत कुछ बदल गया है और यही वजह है कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि नेता नगरी गर्मियों की छुट्टियों में व्यस्त रही। गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। एनडीए के पास पहले से ही 293 सांसद मौजूद हैं। टीएमसी के भी 20 बागी सांसद एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद भी एनडीए की तरफ मुड़ चुके हैं। यानी एनडीए का नया आंकड़ा 319 ऑलरेडी हो चुका है। मतलब अप्रैल के हिसाब से देखा जाए तो 33 अभी भी कम है, लेकिन खेला यहां खत्म नहीं होता। 33 सांसद इस बिल को पारित कराने के लिए कम हैं। सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी बड़े पैमाने पर अब बीजेपी का रुख कर सकते हैं या उस पार्टी का जो बीजेपी को समर्थन दे। और इसके अलावा जनगणना के पेज पर अगर बीजेपी लिखित में 50% सीटें बढ़ाने की गारंटी दे देती है, जिसके लिए वो पहले भी मोरलेस तैयार थी, तो डीएमके वाले स्टैलिन बाबू, जिनका दिल कांग्रेस पहले ही तोड़ चुकी है, वो एनडीए को साथ दे सकते हैं। और बची जेएमएम जैसी छोटी पार्टियों की बात, तो वो अगर वोटिंग के वक्त सदन में गैर हाजिर हो जाती हैं तो भी संख्या बल का गणित बदल जाएगा आसानी से। फिर बात राज्यसभा पर आएगी, जहां 2/3 बहुमत से एनडीए 15 सीटें पीछे है। तो देखिए सीधा फॉर्मूला है, अगर लोकसभा में 53 सीटों को मैनेज किया जा सकता है तो राज्यसभा की 15 सीटें भी मैनेज की जा सकती हैं, क्योंकि मैंने कहा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब सियासत के इस गणित को आपने समझ लिया, लेकिन सवाल आपके मन में भी होगा ना कि परिसीमन चाहिए क्यों, और क्यों परिसीमन पर जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे सच क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि सांसद पर बोझ ना बढ़े, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन राजनीति के खेल में सिर्फ जो दिखता है वही होता है ऐसा नहीं। राजनीति में जो दिखता है उसके इतर एक तस्वीर होती है। लेकिन राजनीति के खेल सिर्फ खूबसूरत ख्वाबों के बीच नहीं खेले जाते, बल्कि इस खेल से जुड़ी होती है वो नीति जो आपको सत्ता पर बनाए रखती है। सियासत इस बात को अच्छे से समझती है। लेकिन आज मैं आपको एक जादू समझाती हूँ, और उदाहरण के लिए आपको असम लिए चलती हूँ। हाल ही में असम के विधानसभा चुनाव हुए,
लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी बड़ी आश्वस्त नजर आ रही थी। वो हर चुनाव रैली में ये कह रही थी कि वो जीतेगी, और बीजेपी वैसे चुनाव लड़ती ही जीतने के लिए, वो अक्सर ये बात कहती है। बीजेपी को पक्का मालूम था कि वो वापस सत्ता पे काबिज हो रही है। हेमंता हर जगह अपनी जीत के दावे भी कर रहे थे। ये बात अलग है कि शुरुआत में कांग्रेस को भी उम्मीदें थी। गौरव गोगोई को फ्री हैंड दे दिया था। गौरव गोगोई के पार्लियामेंट के जो भाषण थे उससे राहुल गांधी परिवार बड़े प्रभावित भी थे। गौरव गोगोई कांग्रेस की जीत के लिए इतने पक्के थे क्योंकि अगर सत्ता में आती कांग्रेस तो वो मुख्यमंत्री बनते। राहुल गांधी ने भी ज्यादा असम जाकर प्रचार प्रसार नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रियंका और गोगोई मिलके वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो हुआ क्या? सब कुछ सिफर। कांग्रेस की उम्मीदों के मुकाबले, बल्कि यहां कहें कि ना के बराबर सीटें मिली। तो साहब, यहां एक गणित है, पर्दे के पीछे खिलाड़ी है परिसीमन। अब इसको समझिए। असम में परिसीमन हुआ। मुस्लिम सीटें जो कि 35 थी, यानी 35 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हुआ करती थी, वो परिसीमन के बाद घटकर हो गई केवल 22। और असम में जो मूल निवासी की सीटें हैं जो कि 90 हुआ करती थी, वो बढ़कर हो गई 103, यानी 13 सीटें बढ़ गई। अब ये मूल निवासी किसके समर्थक हैं, ये भी या तो आप जानते हैं या आप पता लगा सकते हैं। और मुस्लिम सीटों के घटने का नुकसान किसको हुआ, ये भी आपको अच्छे से पता है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण दे सकती हूं। शीला दीक्षित इतने सालों तक राज करती रही और इसके पीछे वजह थी परिसीमन। इसके पीछे इसी परिसीमन का ताना बाना था जिसने दिल्ली के राजनीतिक भूगोल को बदल दिया था। हालांकि परिसीमन को आप एक राजनीतिक हथियार की तरह ही नहीं देख सकते। ये जरूरत है विकास की, डेवलपमेंट की, इलाके की। जनसंख्या बढ़ती है तो परिसीमन जरूरी है, संविधान कहता है। क्योंकि ये परिसीमन वक्त की जरूरत है। आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं और ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन इसको आप एक तरह से सेल्फ सर्विंग एल्ट्रुइज्म मान सकते हैं। जैसा असम में हुआ, जैसा दिल्ली में शीला दीक्षित ने किया, वही अगर देश में होता है तो फायदा किसका और नुकसान किसका, ये भी आप अब तक समझ गए। उसी फायदे और नुकसान के बीच छिपा है विपक्ष का डर। बहुत सारे विपक्षी नेता दबी जबान ये कहते हैं कि अगर परिसीमन हो गया तो 20 साल तक अगले बीजेपी सत्ता में काबिज रहेगी। हालांकि राजनीति से अलग अगर मैं बात करूं तो परिसीमन वक्त की जरूरत और संविधान इसका साथ देता है और ये संविधान में होना जरूरी है। संविधान ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन की बात कहता है। संविधान कहता है कि हर जनगणना के बाद यानी हर 10 साल में परिसीमन होना ही चाहिए और इसीलिए 1952, 63, 73 में 3 बार परिसीमन भी हुआ। लेकिन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करते हुए लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को साल 2000 तक 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया। जब 2000 में भी ये मियाद खत्म हुई तब अटल बिहारी वाजपेयी ने 84वां संविधान संशोधन करते हुए सीटों के इस फ्रीज को अगले 25 साल के लिए यानी साल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया और अभी हम हैं 2026। अब इस फ्रीज का समय भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन विवाद वही है जो 1976 में था। उत्तर बनाम दक्षिण का असंतुलन। बीजेपी ने, देश की सरकार ने इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए 50% की सीटें सारे राज्यों में बढ़ाने का क्लॉज लाया है। अब बस दक्षिण के राज्यों को कन्विंस करना है, जो कि पर्दे के पीछे शुरू हो चुका है। दक्षिण भारतीय राज्यों की फिक्र है कि अगर पूरी तरह से आबादी को आधार बनाया गया तो उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे तमाम राज्य उत्तर के वो मजबूत हो जाएंगे। राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ जाएंगी, संख्या बढ़ जाएगी और देश की राजनीति में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा और इसीलिए दक्षिण के साथ नाइंसाफी ना हो,
इसीलिए जैसा मैंने कहा कि बीजेपी 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला ले, लेकिन परिसीमन संवैधानिक है और इसको करना गैरकानूनी या गलत बिल्कुल नहीं। फिर भी साहब, ये राजनीति है और राजनीति में नीति और राज करने की चाहत दोनों छिपी हुई है। और वैसे भी राजनीति में ये सब चलता रहता है और राजनीति को वही नीति चाहिए जिससे उसका राज कायम रहे। बाकी इंतजार अब मॉनसून सत्र का है, जब लोकतंत्र के मंदिर में फिर एक बार सब आमने सामने हों, मुलाकातें होंगी और आप इन मुलाकातों में बयानों की बौछार और तकरारों की मूसलाधार बारिश के लिए भी तैयार रहिएगा। फिलहाल आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।